नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की चर्चा में। संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आज की हमारी चर्चा का विषय है क्वाड शिखर सम्मेलन, प्राथमिकताएं और चुनौतियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को क्वाड नेताओं के पहले शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। क्वाड देशों में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। डिजिटल माध्यम से होने वाले सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन शामिल होंगे। कहा यह जा रहा है कि इस बैठक में चारों नेता अपने क्षेत्रीय मुद्दों के अलावा कुछ वैश्विक समस्याओं पर भी चर्चा करेंगे। कोरोना वायरस महामारी से लेकर जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है। इसके अलावा आर्थिक संकट जैसे तमाम विषयों पर शीर्ष नेता अपने अपने विचार साझा करेंगे। माना यह जा रहा है कि यह सम्मेलन हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम होगा। ऐसे में जब चीन इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिशों में आक्रामकता के साथ लगा है, चारों देश एक मुक्त, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने की दिशा में सहयोग के व्यवहारिक क्षेत्रों पर विचारों को साझा करेंगे। तो आज की चर्चा में अपने खास मेहमानों से हम बात करेंगे पहले क्वाड शिखर सम्मेलन की, सम्मेलन में अहम प्राथमिकताओं और मुद्दों की, क्वाड की प्रासंगिकता यानी किसकी जरूरत की, साथ ही इंडो पैसिफिक रीजन में स्थिरता के लिए साझा कोशिशों की, चीन के दखल के बीच आपसी समन्वय को लेकर क्वाड के समक्ष चुनौतियों की। साथ ही बात करेंगे कि कैसे क्वाड साझा कोशिशों के जरिए अपने मकसद को पा सकता है। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। आइए आपसे उनका परिचय करवा दूं। मेरे साथ शक्ति सिन्हा हैं, डायरेक्टर हैं आप अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज वडोदरा। सर बहुत स्वागत है आपका। साथ ही मेरे साथ हैं नीरज श्रीवास्तव, आप फॉर्मर एम्बेसडर हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं नीरज जी आपसे कर लेना चाहूंगी। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के रणनीतिक संगठन क्वाड की जो पहली शिखर बैठक है वो 12 मार्च को होनी है। जो वर्तमान में स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, चुनौतियां हैं, ऐसे में इस बैठक के महत्व को कैसे आंकते हैं आप और किस तरह की प्राथमिकताएं आप देख रहे हैं बैठक में रहने वाली हैं? देखिए, मेरे विचार में ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है जी। कई इसकी वजह हैं। पहला तो ये कि ये पहला शिखर सम्मेलन है, मतलब हेड्स ऑफ स्टेट के लेवल पर ये क्वाड की मीटिंग हो रही है। इसके पहले विदेश मंत्री के लेवल पर होती थी, तो अब ये फुल हेड ऑफ स्टेट के लेवल पर हो रही है। फिर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बहुत कम समय में ही ये बैठक हो रही है। इससे ये संकेत मिलता है कि ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्वाड को और उसकी प्राथमिकताओं को वो महत्व की दृष्टि से देखते हैं जी। जहाँ तक इसके मुद्दों का सवाल है इस बैठक के, तो खास मुद्दा जो है जिसको कि इतने शब्दों में कहा नहीं गया है, लेकिन उसको बिटवीन द लाइंस जिसको कैसे कहते हैं उसको रीड करना पड़ेगा जी। खास मुद्दा ये है कि चीन का किस प्रकार से विस्तारवादी व्यवहार जो उसका है उसको रोका जाए। क्योंकि अच्छा, और जो आपने इंडो पैसिफिक जैसे कि भारतीय और प्रशांत महासागर, इंडो पैसिफिक रीजन की जो बात जब आप करते हैं फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की, तो उसमें साउथ चाइना सी एक खास एरिया है जी, जहां पर कि चाइना ने कई देशों के जो बाउंड्री हैं, की जो सीमाएं हैं जी, उसमें प्रवेश करने की कोशिश की है और कईयों में प्रवेश कर भी लिया है और वहां पर उन्होंने आइलैंड भी बना दिए। तो इसमें मुद्दे तो कई डिस्कस होंगे, जैसा कि आपने खुद कहा, अपने इंट्रोडक्शन में आपने कहा था जी कि क्लाइमेट चेंज भी इसमें होगा, ये महामारी भी इसमें डिस्कस की जाएगी।
फिर एक ग्लोबल सप्लाई चेन्स है, उसका मुद्दा भी डिस्कस हुआ। जी। लेकिन खास मुद्दा भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेरा ख्याल है जापान और ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी खास मुद्दा होगा चीन की जो विस्तारवादी नीतियां, पॉलिसी, बिहेवियर है जो उनका, उसको किस प्रकार से रोका जाए, ये जी। मेरा मानना है। जी बिल्कुल, तो आप ये मानते हैं कि चीन की विस्तारवादी नीति जो है वो कहीं ना कहीं उनके एजेंडे में सबसे प्रमुखता से होगी। शक्ति सिन्हा जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और जो मौजूदा वैश्विक परिस्थितियां हैं, इंडो पैसिफिक रीजन में स्थिरता और सुरक्षा की बात करें, चीन के बढ़ते हुए दखल की बात करें जिसका जिक्र नीरज श्रीवास्तव जी ने भी किया, इन सबके बीच हम क्वाड की उपयोगिता और इसकी ज़रूरत को कैसे समझें, मैं चाहूँगी आप इसे बताएं। नहीं, आप लोग दोनों आपने परिचय में कहा, नीरज जी ने कहा, जिस तरह से चीन की विस्तारवादी कहिए, आक्रामक क्रिया कहिए, कोशिश जिस तरीके की है कि बाकी जो देश आसपास हैं, जी, आप जापान के साथ देखिए, शिनकाकू आइलैंड के लेकर दोनों में भेद है, मगर जिस तरीके से चीन की नौसेना और एयरफोर्स जापान की स्पेस में घुसती है, ताइवान में, लद्दाख में क्या हुआ हमने देखा ही है, साउथ चाइना सी में इतने द्वीप बनाए हैं जी, ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत स्ट्रांगली इकोनॉमिकली, आर्थिक वे, उन्होंने आर्थिक युद्ध किया ऑस्ट्रेलिया पर। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि WHO वुहान पर इंक्वायरी करे, ये नहीं कि चाइना को गलत साबित करे। तो जब सब पर दबाव पड़ रहा है तो आवश्यकता है हम सबको साथ चलने की, साझेदारी की आवश्यकता है। देखिए, ये चारों देश क्वाड में, अमेरिका थोड़ा दूर है, भारत सबसे सटा हुआ है क्योंकि लैंड बाउंड्री है, जापान और ऑस्ट्रेलिया काफी निर्भर है ऑस्ट्रेलिया पर, चीन के अपने ट्रेड को लेकर के। कोई चाहता नहीं है लड़ाई झगड़ा हो, मगर अगर नियंत्रण में नहीं रखा जाए, अगर सबको जो हम रूल्स बनाए हैं 50, 60, 70 साल में इंटरनेशनल रूल्स जो बने हैं, अगर उनका पालन ना हो और कोई उल्लंघन करे और उसका कुछ ना हो, तो इसका मतलब क्या है कि बड़ा जो रहेगा वो अपना काम करेगा, छोटा दब जाएगा। इसलिए इसकी बहुत आवश्यकता थी अभी आने की। भारत नहीं चाहता था इसको आना, भारत बहुत कोशिश किया कि हमें ऐसा नहीं करना पड़े कि चीन हो या अमेरिका, हम दोनों से अच्छा चाहते हैं रिश्ता, मगर जिस तरह से आपने डोकलाम में देखा, हमने पूरी कोशिश की, फिर लद्दाख में देखा क्या हुआ है, तो अब ये एकदम अवश्य हो गया हम सबके लिए, क्योंकि शांति चाहिए हमें, और शांति चाहिए हमें क्योंकि हमें आर्थिक विकास हम देख रहे हैं, हम दूसरे पर अपना बुरा नजर नहीं डाल रहे हैं। अगर शांति लानी इस इलाके में और विश्व में, क्योंकि ये केवल ये हिंद और प्रशांत महासागर में नहीं बढ़ेगा, एक बार आगे बढ़ेगा तो पूरा फैलेगा। तो अगर इस समय हम उसको नहीं नियंत्रण में लाएं, परिस्थिति को, मैं नहीं कह रहा चीन को नियंत्रण में लाना, परिस्थिति को नियंत्रण में लाना है और फिर मिलजुल के बातचीत से सुलझाना है। इसलिए इसकी बहुत ही आवश्यकता थी इस समय आना, और अगर इसमें विलंब होती तो शायद हम लोग को बहुत तकलीफ होती। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये मीटिंग जो हो रही है, बड़ा अनयूजुअल है, ऐसी मीटिंग हो रही है, बाइडेन साहब जल्दी करें, मेरे ख्याल से इसके बहुत उपयोगी है, बहुत कॉन्टेक्चुअल है। जी बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है ये बैठक। और नीरज जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के सीमा विवाद की चुनौतियों के बीच क्वाड में भारत की उपयोगिता को आप कैसे आंकते हैं, और क्या महत्व है क्वाड का भारत के लिए जब सीमा विवाद की स्थिति आती है? क्योंकि हालांकि चारों ही जो देश हैं वो चीन से किसी न किसी रूप में परेशान है, लेकिन जो सबसे ज्यादा परेशान है वो भारत है। देखिए, ये आपने सही कहा कि सबसे ज्यादा परेशान भारत है, और वो अभी ईस्टर्न लद्दाख में जो चीन ने की गतिविधियां, चीन ने जो हरकत की, पूरी दुनिया ने उसको देखा। कई महीने तक वो भारत पर मिलिट्री प्रेशर बनाया हुआ था, भारत ने भी उसका अच्छा जवाब दिया और आखिर में चीन को वहां से पीछे जाना पड़ा। इस तरह की जो मीटिंग्स होती हैं, जैसे ये मीटिंग होने वाली है परसों, उसका देखिए खास एक संकेत तो होता है, पॉलिटिकल संकेत। उसका ये माने नहीं है कि अमेरिका या जापान या ऑस्ट्रेलिया अपने सैनिक भारत भेज देंगे, जो कि जाके, ये भारत का तो लैंड बॉर्डर है, लैंड वॉर हो तो भारत के साथ लड़े, नहीं, ये मतलब नहीं है। वहाँ भारत को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। ये
अच्छी तरह सबको पता है। जी। और शक्ति जी ने ऐसा कहा कि भारत नहीं चाहता था कि ये नहीं चाहता था कि चीन के साथ कुछ संबंध बिगड़े हमारे, या कुछ हमारे तनाव आए संबंधों में, ऐसा भारत नहीं चाहता था। जी। लेकिन जब चीन ने जो ये हरकत की, और वो भी कोरोना पेंडेमिक के बीच में, जो कोरोना पेंडेमिक उन्हीं के वुहान नगर से फैला पूरी दुनिया में, वो जब अपनी पीक पर था, उस वक्त उन्होंने भारत पर आक्रमण किया ईस्टर्न लद्दाख में। ये दिखाता है कि उनका बैड फेथ, जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में, कि एक गुड फेथ होता है, मतलब सिंसियर तरीके से नेगोशिएट कर रहे हैं, एक बैड फेथ होता है। तो गलवान में जो हादसा हुआ 15 जुलाई की रात को, जिसमें कि 20 भारतीय सैनिक मारे गए, उसके बाद भारतीय जो लोग बैठे थे, जो चीन के सपोर्टर्स भी थे हमारी सरकार में, उनके लिए भी ये कुछ ज़्यादा ही हो गया कि अब इसके बाद जो है कुछ न कुछ करना पड़ेगा, और ये एक फिक्शन बना के नहीं रखना है कि हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। तो मैं तो खैर उन लोगों में से हूँ जो कि ये कहते हैं कि जो अभी हुआ, ये 20 साल पहले भारत को अपनी पॉलिसी चेंज करनी चाहिए थी, क्योंकि संकेत सारे थे हमारे पास, लेकिन हम लोगों ने नहीं किया, और उसकी वजह से हम लोगों ने उसकी बड़ी भारी कीमत भी चुकाई। लेकिन अंग्रेजी में जैसे कहा जाता है, बेटर लेट देन नेवर। तो ये भारत ने अब ये अच्छा किया है कि इसमें ओपनली वो इसमें पार्ट ले रहा है। उसने ऑस्ट्रेलिया को भी मलाबार एक्सरसाइजेस जो होती हैं, नेवल एक्सरसाइजेस, ऑस्ट्रेलिया को भी उसने बुलाया उसमें। और अब भारत ने ये स्पष्ट कर दिया है, अगर हम हमारी जो विदेश मंत्री के आप स्टेटमेंट्स देखें, यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि देखिए, चीन के साथ रिश्ते इस बात पर डिपेंड करेंगे कि हमारे बॉर्डर पे क्या होता है, उसका बर्ताव, बिहेवियर बॉर्डर पे कैसा रहता है, इस पर हमारे रिश्ते, अगर वो ठीक बर्ताव रहता है तो रिश्ते ठीक भी चल सकते हैं जी। लेकिन अगर उसने गलत हरकत की तो रिश्ते बदल जाएंगे। और ये पॉलिसी एकदम उल्टी है, जो पॉलिसी हम पिछले 30-35 साल से फॉलो कर रहे हैं, 1988 से, उसकी एकदम उल्टी पॉलिसी है। उस पॉलिसी में यह कहा गया था कि हम अपने बाउंड्री का प्रॉब्लम पीछे रख देंगे और बाकी रिश्ते में बढ़ाएंगे। उसका नतीजा गलवान हुआ। तो अब हम लोगों की समझ में यह बात आ गई है अच्छी तरह से कि चीन के साथ से डरने की जरूरत नहीं है। चीन अगर हम पर कुछ हमला करता है तो उसके लिए हमें अपनी क्षमता बढ़ानी है, और दूसरे लाइक माइंडेड कंट्रीज जो हैं, जैसे क्वाड के हैं, दूसरे देश जो हैं, जो भी चीन से पीड़ित हैं, जैसे जापान हुआ, तो उनके साथ मिलके एक क्लियर पॉलिटिकल सिग्नल चीन को भेजना है कि ये अब हमको एक्सेप्टेबल नहीं है, ये हम अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। तो चीन के साथ कहीं ना कहीं उसकी भाषा में ही जवाब देने की भारत की जो रणनीति है कि सीमा पर जब तक विवाद नहीं थमता तब तक कुछ और उम्मीद करना भारत की ओर से कहीं ना कहीं बेमानी होगी। शक्ति सिन्हा जी, हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें विश्व के दूसरे देशों की सक्रियता भी बढ़ी है। अभी हाल में ही फ्रांस और जर्मनी ने भी अपनी हिंद प्रशांत रणनीति जो है वो जारी की है। इसके क्या मायने आप देख रहे हैं? देख, अच्छा मुद्दा उठाया है। जर्मनी ने किया है, फ्रांस ने किया है, नेदरलैंड्स ने किया है, यूरोपियन यूनियन कर रही है, और आशा के महीने 2 महीने में ग्रेट ब्रिटेन भी करेगी। इसलिए करे दो इसका, एक तो क्योंकि जो सेंटर ऑफ ग्लोबल ट्रेड था, ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, केंद्र जो था वो पहले होता था नॉर्थ अटलांटिक, उत्तर अटलांटिक, यानी कि अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप। अब वो घसक के आ गया इंडो पैसिफिक में, तो सबका इंटरेस्ट अब इंडो पैसिफिक में आ गया है। दूसरा, उनको लगता है कि एक बैलेंस ऑफ पावर यानी शक्ति का संतुलन था, वो संतुलन बिगड़ रहा है, और वो संतुलन बिगड़ने से सब पर असर पड़ेगा। तीसरा, मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि फ्रांस देश देखिए, फ्रांस के पास दक्षिण भारतीय महासागर में और दक्षिण प्रशांत महासागर में टेरिटरीज हैं। फ्रांस की जमीन है, वो कॉलोनी नहीं मानी जाती है,
वहां के लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद भेजते हैं पेरिस। तो फ्रांस तो देखो उनका इकोनॉमिक जोन बहुत बड़ा है। फ्रांस का बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंटरेस्ट अभी भी है इस दक्षिण हमारे इंडो पैसिफिक में। ब्रिटेन के भी टेरिटरीज हैं, तो ब्रिटेन भी चाहता है। तो इसलिए ये सब, अब जर्मनी अब अपना जहाज भी बेच रहा है पहली बार इंडियन ओशन में। सबको लग रहा है कि क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पहुंच चुकी है और क्योंकि यहाँ संतुलन बिगड़ रहा है, और ये संतुलन ऐसा जब बिगड़ता है ना, उसके बाद कोई नियंत्रण नहीं कर सकता है। 1914 में सारायेवो ने एक सर्ब राष्ट्रवाद गैब्रियल प्रिंसिप ने आर्कड्यूक मैक्सिमिलियन की गोली चला दी। एक गोली चली, एक व्यक्ति मरे। 4 साल बाद युद्ध खत्म हुआ, 5 करोड़ लोग मर चुके थे। तो कहने का मतलब, एक बार स्थिति नियंत्रण से बाहर चली जाती है तो बहुत उस पर उथल पुथल हो सकता है। कोई ऐसा नहीं चाहेगा, सब चाहते हैं शांति रहे। हाँ, भेद रहेगा, बातचीत से ठीक कीजिए। ऐसा थोड़ी नहीं कि एक ही राह चलेगा। बातचीत का तरीका है, डायलॉग से कीजिए, कोऑपरेशन से कीजिए। तो इसलिए उन सबको फिक्र हो रही है, सब में तनाव आ रहा है कि इंडो पैसिफिक में क्या हो रहा है। इसलिए सब धीरे धीरे, नेदरलैंड्स, अब ब्रिटेन चलिए, फ्रांस है, जर्मनी है, नेदरलैंड जैसा देश ने भी अपना इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी नीति निकाली है। तो ये सोचने की बात है कि ऐसा हो रहा है, क्या दुनिया क्या सोच रही है इसके बारे में। जी बिल्कुल, सभी का फोकस इंडो पैसिफिक रीजन। नीरज जी, अगर मैं चुनौतियों की बात करूं जो कि क्वाड के समक्ष इस समय है, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सदस्य देशों के बीच जो है वह स्पष्ट रणनीतिक दृष्टिकोण का अभाव नजर आता है? इंडो पैसिफिक रीजन की स्थिरता को लेकर, उसकी सुरक्षा को लेकर, उसमें संतुलन को लेकर लगभग जो चारों देश हैं वो एक मत रखते हैं। बावजूद इसके कहीं ना कहीं उनकी साझेदारी जो है उसमें कहीं ना कहीं ये अभाव नजर आता है। आप इसे कितना सही मानते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। देखिए, मैंने पहले ही मेंशन किया था कि भारत ने बहुत कोशिश की, शक्ति जी ने भी मेंशन किया था कि भारत ने बहुत कोशिश की कि चीन के साथ संबंध उतने खराब ना हो, क्योंकि वो उनका, हमारा जो है पड़ोसी देश है। चीन ने संबंध खराब कर लिए उसके बावजूद भी। इसी तरह जापान है। जापान का भी अभी जो, देखिए, इसमें एक खास चीज़ ये समझने की है कि जो ये जिसको कहा जाता है बायलैटरल रिलेशन या द्विपक्षीय जो रिश्ते होते हैं, वो कोई देश ये नहीं चाहता कि हमारे द्विपक्षीय रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हो जाएं। जापान भी नहीं चाहता है, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं चाहता है। ऑस्ट्रेलिया तो कई सालों तक वो क्वाड में आने तक को तैयार नहीं था। भारत भी आने को तैयार नहीं था। एक कमरे में ये 4 लोग आने को तैयार नहीं थे साथ, कि चाइना जो है वो नाराज हो जाएगा। जी, तो ये इनके जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं जापान के या ऑस्ट्रेलिया के, वो लोग चाहते हैं कि हमारे द्विपक्षीय रिश्ते जो हैं वो ज़्यादा खराब ना हो। मतलब अभी ये आरसेप जो इकोनॉमिक ग्रुपिंग है, उसमें ये जापान और ऑस्ट्रेलिया ये लोग चले गए हैं, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। बावजूद इसके कि चीन जो है वो इनके इंटरेस्ट्स को एक खतरा है। तो अब ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आया है, इसमें देखना होगा कि ये, जैसे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन तो ओपनली खुल कर वो चीन के विरुद्ध जो है वो खड़ा हो गया था। और ये मतलब वो पहला, ट्रम्प के बारे में आप जो भी कुछ कहिए, उन्होंने जो भी कुछ गलत सही किया है या नहीं किया, वो दूसरी बात है। एक चीज मेरी राय में जो सही उन्होंने की, वो ये कि उन्होंने चीन के सामने एकदम दृढ़ता से खड़े होकर उसका सामना किया और चीन को मजबूर किया कि वो अपनी नीतियां जो है चेंज करे। अब देखना यह है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उतनी दूर तक जाता है कि नहीं। मेरा ये मानना है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उतनी दूर नहीं जाएगा। अभी तक जो स्टेटमेंट्स आए हैं बाइडेन के, तो आपके सवाल का फिर संक्षिप्त जवाब यही है कि ये सारे देश, भारत उसमें सम्मिलित है, ये सारे देश जो हैं ये नहीं चाहते हैं कि उनके रिश्ते, द्विपक्षीय रिश्ते चीन के साथ बहुत खराब हो जाए। एक इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको दूंगा, आज के अखबार में है जी,
कि उसमें जो अभी जापानी प्राइम मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर में टेलीफोन से बात हुई कल, उसमें जापान की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है उसमें ये लिखा है कि उन्होंने वो ईस्ट सेंकाकू आइलैंड्स वगैरह ये सब डिस्कस किया, लेकिन हमारे स्टेटमेंट में वो मिसिंग है, वो चीज़ नहीं है हमारे स्टेटमेंट में जी। ये एक मिसाल इस बात की है कि हर देश ये चाहता है कि ग्रुप में अगर हम हो तो ठीक है, आप ग्रुप में साथ हैं, वो किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है, लेकिन अलग अलग जो है वो नहीं चाहते कि उनके रिश्ते खराब हो। जी जी, बिल्कुल सही बात। शक्ति सिन्हा जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। और चीन जो है वो ये कहता है कि क्वाड जो है वो दक्षिण एशिया का नाटो है, और वो ये भी कहता है कि उसे घेरने के लिए स्थापित 4 देशों का जो है वो सैन्य गठबंधन है, जो कि इस क्षेत्र की स्थिरता को चुनौती दे सकता है। क्या जो चीन है वो क्वाड से घबरा रहा है, और शायद यही वजह है कि उसकी आक्रामकता जो है वो झलक रही है? एकदम सही आपने कहा। एक तो हम लोग कोई नेटो चाहते नहीं हैं। नेटो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था, कोई मकसद से बना था, वो मकसद अब बदल चुका है। बट हाँ, अगर क्वाड में अभी हम देखेंगे, अभी हम केवल बात किए सुरक्षा और रक्षा की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बट क्वाड इससे ज्यादा है कि रक्षा की आवश्यकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर चीन को लगे कि हमें रोकने के लिए कहा गया है, जैसे नीरज जी शुरू में कहा था, पर्दे के पीछे की बात यही थी, आक्रामक मगर नहीं, केवल रक्षा की दृष्टि से, डिफेंसिव पोस्चर, कि उनको अपने जगह पर, अपने सीमाओं के अंदर रहें, दूसरे पर आक्रमण ना करें। बट क्वाड के बारे में मेरा तो कहना है, और इसमें थोड़ा सा कि क्वाड के बारे में और भी बहुत सकारात्मक चीजें जो अब आ रही है, जो बातचीत होने वाली है, जो अमरीकियों ने कागज निकाला है, जो स्टेटमेंट दी है, औपचारिक स्टेटमेंट दी है, जिस तरह से उन्होंने बात की है कि ग्लोबल सप्लाई चेन की बात करेंगे, रेजिलिएंट सप्लाई चेन की बात करेंगे, वो इससे भी बात करेंगे कि कैसे कोरोना वैक्सीन का भारत में जो उत्पादन हो रहा है उसको तेजी से बढ़ाया जाए, क्योंकि कोरोना का म्यूटेंट हो रहा है, तो म्यूटेंट जाने के पहले अधिकतर लोग को विश्व में मिल जाए। कहां से पैसा आएगा? निवेश के लिए पैसा चाहिए, ना केवल अमेरिका देगा, जापान देगा, ऑस्ट्रेलिया देगा, बाकी। तो इसलिए केवल अगर क्वाड को देखना ये केवल चीन को एशियन नेटो बना है चीन को घेरने के लिए, मेरे ख्याल से बड़ा सीमित होगा। हाँ, आवश्यक जरूर है चीन को सीमित रखना, बट ये केवल मकसद नहीं है। मकसद ये भी है कि सब मिलजुल के आगे बढ़े। आरसीईपी पे हम नहीं है तो क्या हुआ, बाकी आर्थिक संबंध है, साइंस में कोऑपरेशन है, आपदा होती है वहां में साथ करना है। तो बहुत ऐसे और कार्य हैं क्वाड के बारे में जिसको चीन मानता नहीं है। पर चीन के बारे में कहना यही है, अगर चीन आक्रामक इतना नहीं होता, इतने लोगों को परेशान नहीं करता, तो ये क्वाड बनने वाला नहीं था। ऑस्ट्रेलिया तो तैयार नहीं था, भारत खुद बहुत लगता था, भारत बोले हम ऐसे कोई ग्रुपिंग में नहीं जाएंगे जिसमें लगेगा कि चीन पर हम आक्रमण करना चाह रहे हैं। पर जब चीन का आक्रमण हो ही गया तो मेरे ख्याल से भारत पास कोई विकल्प बचा नहीं था। तो इसीलिए अगर क्वाड एशियन नेटो जैसा बन जाए तो उसकी जिम्मेदारी चीन पर ही होगी और किसी पर नहीं होगी। जी बिल्कुल, बहुत सही जवाब दिया आपने। नीरज जी, बहुत ही संक्षिप्त में मैं आपसे चाहूंगी कि आप उत्तर दें। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में है उसमें भारत के अन्य देशों के साथ मजबूत साझेदारी है, तो क्या भारत को समान विचारधारा वाले देशों को एक साथ लाना चाहिए और इस समूह में शामिल करने की पहल करनी चाहिए, और इसे आप कितना ज़रूरी मानते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि भारत बहुत एक्टिव तरीके से दूसरे देशों को इसमें लाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि वो ये सिग्नल नहीं भेजना चाहता है चीन को कि देखिए हम आपके विरुद्ध बहुत बड़ी कोई सेना जुटा रहे हैं। और तो भारत ये करेगा कि कुछ भी अगर करना हो तो शांति से, क्वाइटली, पर्दे के पीछे आपस में बात करके अगर कुछ हो तो वो ठीक है, लेकिन ओपनली मैं ये नहीं मानता हूं कि ओपनली भारत जो है तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि फ्रंट रनर की भूमिका में आने से भारत जो है जी वो बचेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, चूंकि वक्त की कमी है हमें कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक
महत्व को सभी देश मानते हैं, जानते हैं। स्थिरता के लिए सभी देश चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, संतुलन चाहते हैं। चीन के दखल पर लगाम लगाने के साथ ही कोरोना काल में महामारी, जलवायु परिवर्तन, क्षेत्रीय सुरक्षा और तमाम वैश्विक आर्थिक और साझा हितों के मुद्दों को इस बार शिखर सम्मेलन में प्रमुखता से उठाए जाने की उम्मीद है, जो विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य का मार्ग खोलने में सक्षम होगी। इसी के साथ आज की चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।